अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट एनकाउंटर्स। सॉरी, दांतों में कुछ फंस गया था। पिछले पार्ट में जिक्र किया था कि कबीर को एक घर की तरफ घर से निकल के दूसरे घर की तरफ जाते हुए रास्ते में जो ज़मीनें आई हैं वहाँ पे वो गिर के बेहोश हो गया था। सर पे उसके चोट लगी थी। दूसरी तरफ उसके घर वाले परेशान। फिर कबीर को होश आया तो उसने अब सीधा लेटा हुआ था वो। जब होश आया और उसकी आंख खुली तो पहले तो वो ये जज करने में उसने टाइम लगाया कि वो है कहाँ पे और ये जगह कौन सी है। फिर एकदम से उसको याद आया कि वो तो चीज़ें लेने के लिए आया था, तो उसने जो जाना था, तो ये क्या हुआ अचानक। सर पे अचानक चुभन सी महसूस हुई और कबीर ने जब अपने माथे पे हाथ लगा के साफ किया तो थोड़ा सा खून लगा हुआ था। अब उसके अंदर एक डर भी था कि कोई बड़ी भयानक किस्म की डायन है, तो अब मैं करूं तो करूं क्या। वो आ गई, फिर उसने मुझे देख लिया, फिर उसने मुझे पकड़ लिया, तो हजारों ऐसे सवालात उसके दिमाग में गुडमुड गुडमुड हो रहे थे। वो उठ के बैठा, उसने दाएं बाएं देखा। रात का अंधेरा था, नजर आता भी तो क्या आता। उसने हाथ दाएं बाएं मारने शुरू किए तो उसके हाथ में वो जो चीज़ों के शॉपर थे, वो शॉपर्स उसके हाथ में आ गए। उसने वो शॉपर्स उठाए और दौड़ लगा दी सड़क की तरफ। अब खाली ज़मीनों के दरमियान से उसने गुजरना है। ये बड़े बड़े खेत भी हैं दरमियान में और एक कच्चा सा रास्ता जा रहा है। अभी थोड़ा सा ही आगे गया था कि पीछे से उसको एक आवाज़ आई, कबीर। कबीर की तो जैसे रूह ही फना हो गई आवाज़ सुन के। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। कबीर ने एक पल को वो रुका, उसको फील हुआ कि किसी ने उसको आवाज़ दी है, लेकिन उसने इस चीज़ को झुटलाया कि नहीं मेरा वहम है, और वो चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा आगे गया कि उसको फिर से आवाज़ आई, कबीर। उसने घबरा के और कपकपाहट में चीख के पूछा, कौन है। तो जब उसने कपकपा के इधर उधर देखा तो उसने देखा कि कोने से कोई चलता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में लालटेन है। वो जैसे जैसे करीब आता जा रहा था साया, वैसे वैसे कबीर के ओसान खता हो रहे थे कि कौन है, और इसको मेरा नाम पता है, ये कौन। फिर तीसरी दफा आवाज आई, कबीर रुको। कबीर रुक गया। वो लड़की चलती चलती उसके पास आई। लड़की ने पहली बात जो की, कबीर तुम डर क्यों रहे हो, तुम चाचा फजलदीन के बेटे हो ना। उसने कहा, हाँ मैं चाचा फजलदीन का बेटा हूं। तुम कौन हो। उसने कहा, मैं इसी गांव के अंदर रहती हूं और मैं और मेरी सारी फैमिली बाहर थे। रात को पानी देने का टाइम था मेरे खेतों का। मेरे बाबा के खेत हैं, उनको पानी देना था और पानी की बारी आज हमारी थी। ये भी एक गांव के अंदर सिलसिला होता है कि पानी का एक टाइम मखसूस होता है कि अपनी ज़मीनों में इस वक्त से इस वक्त तक पानी लगा लो। तो पानी देने का टाइम था तो मैंने तुम्हें
यहाँ से गुजरते हुए दूर से मैंने देखा कि कोई गुजर के गया है, गुजर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि कौन है, तो फिर अचानक मुझे नजर आया कि वो तुम थे। तो मैंने सोचा कि मैं पास जाके पूछ लूं कि क्या, और ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ। वो इस माथे की चोट का जिक्र सुन के ये तक भूल गया कि इस रात के पैर में कौन पागल फैमिली है कि जो रात को अपने खेतों में पानी देगी। उसने कहा कि बस मैं घर से निकल रहा था, शादी वाले घर, हमारे रिश्तेदारों की शादी है। जो सिलसिला जो चला, वाकया जो मनोवान, उसने इसी तरह बयान कर दिया। लड़की ने सारी बात सुनी और बात सुनने के बाद कहा कि तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाती हूँ वहाँ पे, लेकिन टांगा या फिर कोई इस तरह की कोई सवारी तो नहीं होगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। उसने कहा आखिर तुम हो कौन, मैंने इससे पहले तो तुम्हें गांव में नहीं देखा। तो वो लड़की मुस्कुराई और उसने कहा कि मियाँ, आज तक कितनी लड़कियों को तुमने देखा है। इस बात पे थोड़ा सा झींप गया वो कि ये मैं रवानी में क्या बोल गया। तो लड़की ने कहा कि मैं, सुखी नाम है मेरा, और मैं तुम्हारे ही गांव का, जहां पे वो दूसरी साइड पे एंड होता है ना, मैं वहां पे रहती हूँ। मोहम्मद बख्श मेरे वालिद का नाम है। मोहम्मद बख्श का नाम सुना तो उसको कुछ धारस बंधी, कोई ढारस उसको बंधी, और उसने फिर सुख का सांस लिया कि हाँ, ये तो चाचा मोहम्मद बख्श की बेटी होगी, वही आए होंगे और वही खेतों में पानी दे रहे होंगे। वो लड़की, उसने कहा कि खैर बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। उसने कहा कि इस गांव में तो कोई डायन वायन इस तरह की बातें मैंने सुनी हुई हैं। तो लड़की जोर से हंसी। अब जब वो हंसी तो कबीर ने उसको गौर से देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि यूं लगता था कि हाथ लगाएंगे तो मैली हो जाएगी। लंबे लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखें, गोल चेहरा, नाजुक सा और पतली स्मार्ट, हाथों में चूड़ियां खन खन करती हुई, फुल देहाती लड़की, और ऐसी लड़की के जिस पे हर जाट दिल हार जाए। खैर दोनों चले, चलते 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 बातें करते हुए, क्या करते हो, हॉबीज क्या हैं, शौक क्या है, मतलब कि इस तरह की बातें, जो कैजुअल बातें होती हैं, वो करते करते दोनों उस गांव की हदूद में दाखिल हो गए। और लड़की चलते चलते रुक गई और उसने कबीर को कहा कि तुम्हारा वो गांव आ गया, अब तुम जाओ। कबीर ने सुखी से पूछा कि तू वापस कैसे जाएगी। उसने हंस के कहा कि कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। खैर कबीर चलते चलते उस गांव के अंदर दाखिल हो गया। अब जब वो गांव की आधा रास्ता क्रॉस कर चुका था, उसके ज़हन में बस वो लड़की चल रही थी। और आधा रास्ता जब वो क्रॉस कर चुका तो उसने देखा कि सामने से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वो लोग उसके करीब आए तो उनमें से एक फजलदीन था। फजलदीन ने घबरा के अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और कहा कि तू कहाँ चला गया था, सारे लोग परेशान हो रहे थे तेरे लिए, इतनी देर से तू कैसे यहाँ तक पहुंचा और क्या हुआ।
उसने कहा कि मुझे बाबा गांव के कुछ लोग छोड़ गए, झूठ बोल दिया उसने। अब तने तनहा लड़की का जिक्र करता तो कौन मानता। तो बस यही जिक्र किया उसने। फिर उसकी चोट को देखा गया तो वो और परेशान हो गए कि लगी कैसे। फिर उसने सारा माजरा सुनाया कि घर से निकल रहा था, बस शाम हो गई थी, तो दौड़ते दौड़ते पाँव अचानक किसी मुड़ गया मेरा, और मेरा जो सर है वो किसी पत्थर पे लगा और मैं बेहोश हो गया। बाप को फिर अपने बच्चा अजीज था, और बाप ने सिर्फ अपने बच्चे की तरफ देखा और उसकी तीमारदारी में लग गया, और उसको लेके फिर घर आए और फिर उसकी पट्टी वगैरह जो होती है वो सब कुछ की। लेकिन कबीर के दिमाग पे और दिल पे वो लड़की छा गई। एक मिनट उसको शादी के अंदर सुकून नहीं था कि एक झलक मैं दोबारा देख लूं उस लड़की की। फिर वो झलक देख पाया। इसका जिक्र करेंगे अपने अगले पार्ट में, अल्लाह ने के बाद।